हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपसे मेनली जो डिस्कशन किया था वो किया था कॉस्ट ऑडिट पे। कॉस्ट ऑडिट पे मैंने आपको क्या क्या बताया था। कॉस्ट ऑडिट में जैसे नॉर्मल अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रिमूवल क्या होगा, क्या उसके प्रोसेसेस होंगे, कैजुअल वैकेंसी अगर अराइज कर रही है, ठीक है। उससे भी पहले मैंने आपको जो कॉस्ट ऑडिट की जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किन किन कंपनीज को मेंटेन करने होते हैं, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स कौन से होते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक लिंक भी शेयर किया था। उसमें प्रॉपर एक लिस्ट है कॉस्ट रूल्स के हिसाब से कि रेगुलेटेड सेक्टर्स कौन से हैं, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स कौन से हैं, कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी किन किन कंपनीज पे होगी, कॉस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है, अपॉइंटमेंट, फिर रिमूवल, कैजुअल वैकेंसी एंड सो ऑन। रेम्यूनरेशन पे बात हुई थी। फिर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन किसको की जाएगी, किसे सबमिट की जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किस फॉर्म में की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को किस फॉर्म में की जाएगी, CRA 3 CRA 4, ये कुछ फॉर्म्स की बात हुई थी। CRA 1 जो सबसे पहले फॉर्म था, फिर रिपोर्टिंग होगी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि कुछ पीनल प्रोविजंस होते हैं जो सेक्शन 147 में डिस्कस्ड हैं, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आज इस क्लास में। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉस्ट ऑडिट के रूल्स कुछ कुछ सर्टेन केसेस में अप्लाई नहीं करते हैं। वो सर्टेन केसेस ये हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, उसके टोटल रेवेन्यू है, उसमें से जो भी रेवेन्यू है, उसका टर्नओवर है, उसका 75% रेवेन्यू या उससे ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ जैसे सर्विसेज वो रेंडर कर रही है आउटसाइड इंडिया, कुछ प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रही है आउटसाइड इंडिया, तो उससे रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है दैट इज 75% या 75% को एक्सीड कर रहा है, दैट इज एक्सीडिंग, दैट इज मोर देन 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। या फिर कोई भी कंपनी ऐसी है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रही है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, मेनली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो एरियाज होते हैं जो कंट्री से, जो अपनी कंट्री इंडिया से, जहाँ पे बिजनेस एंड ट्रेड लॉज डिफरेंट होते हैं। SEZs जितने भी होते हैं वो कंट्री के नेशनल बॉर्डर्स पे लोकेटेड होते हैं और मेनली उनका एम ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, ट्रेड बैलेंस बना रहे, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें उसमें, ठीक है, ताकि फंड्स रेज हों, बैलेंसेस, ट्रेड बैलेंसेस दोनों कंट्रीज में जैसे वो मेंटेन रहे, जॉब्स क्रिएट हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया रहे, अच्छा रहे, ठीक है। तो कुछ पॉलिसीज भी होती हैं जो इनकरेज करती हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बिजनेसेस सेटअप करो, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें जो है ना कुछ बेनिफिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को दिए जाते हैं। आप इनकम टैक्स में भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। टैक्सेशन जैसे कुछ कुछ केसेस में लोअर रहता है, उनको उनको उनकी पॉलिसीज बहुत लिबरल रहती हैं, ठीक। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक तरह का ज्योग्राफिकल लिमिटेड एरिया है, ठीक है, जहाँ पे कुछ बेनिफिट्स मिले मिले जाते हैं, जहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं अपॉन फिजिकल लोकेशन, ठीक है, और ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जहाँ ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज एप्लीकेबल होती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसमें। फिर उसमें जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्री ट्रेड जोन्स हो गए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हो गए। तो आप सिंपली ये समझिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो एरियाज होते हैं जो कंट्री से, जिनके बिजनेस के लॉज, ट्रेड लॉज डिफरेंट होते हैं, वो कंट्री के नेशनल बॉर्डर पे होते हैं, ठीक। तो अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करूं तो अगर कोई भी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप हुई है तो उस पे कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि कंट्री के बॉर्डर पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, उन पे बहुत सारा रेगुलेशंस, बहुत सारे उन पे प्रोसीजर्स, कंप्लाइंसेस सेटअप नहीं किए जाते हैं,
फिर तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जो भी कंपनी एंगेज्ड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट, ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था। अब कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट क्या होता है? एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फैसिलिटी होती है जो कि इंडस्ट्रियल बेसिकली यूजर्स करते हैं या कमर्शियल एनर्जी यूजर्स करते हैं अपनी एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो अगर इसको पढ़ा जाए तो अभी हम इस पे थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कैप्टिव कंजम्पशन क्या होता है, ठीक। तो अगर मैं कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट को समराइज करूं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें एक ब्रीफ आइडिया लेना है इन सब का। तो कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट वो होते हैं बेसिकली एक तरह की फैसिलिटी वो लोग मैनेज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फैसिलिटी मैनेज करती है एक इंडस्ट्रियल यूनिट, एक कमर्शियल एनर्जी यूजर अपनी ही एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, यानी खुद ही वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, ऑटो प्रोड्यूसर्स होते हैं और फिर खुद ही उसको कंज्यूम करते हैं। देमसेल्व्स दे कंज्यूम दैट पर्टिकुलर एनर्जी। अगर मैं कैप्टिव कंजम्पशन की बात करूं तो कैप्टिव कंजम्पशन मेनली ये होता है कि अगर कोई बड़ी सी मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसमें गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो कैप्टिव कंजम्पशन में क्या होगा कि एक डिवीजन जो है वो गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, दूसरा डिवीजन उसी को ही कंज्यूम करेगा सेम ऑर्गेनाइजेशन में या फिर रिलेटेड अंडरटेकिंग में बाकी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। समझ आया आपको? इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट है, दो डिविजन्स है उसमें, ए एंड बी। ए डिवीजन जो है वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है तो बी डिवीजन उसे कंज्यूम कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। दैट इज कैप्टिव कंजम्पशन, ठीक। तो ये दो पॉइंट्स थे मेनली, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक आइडिया देना था आपको, कैप्टिव कंजम्पशन का देना था एंड कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट का देना था, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया। अब सेक्शन 147 की कुछ बातें करनी है आज, उसके बाद हमारा चैप्टर एंड है। ऑलमोस्ट क्या पूरी तरह से कंप्लीट है, बस फिर इसके क्वेश्चंस रह जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स रह जाएंगे। देखिए, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 147 प्रिस्क्राइब करता है सर्टेन पनिशमेंट्स, ठीक है। अगर कोई भी रूल तोड़ा जाए, कोई भी सेक्शन फॉलो ना किया जाए, चाहे वो सीए ना फॉलो कर रहा हो या कंपनी का ऑफिसर ना फॉलो कर रहा हो या कंपनी खुद फॉलो ना कर रही हो, तो उस केस में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक। अब इसमें जो पनिशमेंट्स हैं वो किस तरह से दी हुई है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोविजंस 139 सेक्शन से 146 तक अगर कॉन्ट्रवीन हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में जो फाइन होगा वो जो है 25,000 रुपीज से लेस नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम कितना होगा, 25,000 रुपीज, ठीक है। और वो एक्सटेंड कितना कर सकता है, अप टू 5 लाख रुपीज। सेक्शन 139 कौन सा सेक्शन था, याद है आप लोग सबको? कौन सा सेक्शन था 139? कंपनीज एक्ट जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो 139 सेक्शन कौन सा था, किसी को याद है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स से रिलेटेड था, ठीक है। सेक्शन 139 वाज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है। और सेक्शन 146 कौन सा था? सेक्शन 146 ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर मैं सेक्शन 146 की बात करूं, ये बेसिकली ऑडिटर्स के ऊपर है कि जनरल मीटिंग जब वो अटेंड करते हैं तो उससे रिलेटेड ये सेक्शन है, ठीक है। और अभी ये सेक्शन हम लोग ने सेक्शन 147 पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग ने कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन पढ़ा था 148, तो 148 इसमें कवर्ड नहीं है। यानी कि इसमें जो सेक्शंस कवर्ड हैं वो 139 से शुरू है 146 तक हैं।
जिसमें हमारा जो मिनिमम जो फाइन अमाउंट है दैट इज़ 25,000 रुपीज़, जो कि मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है अप टू 5 लाख रुपीज़। ठीक है? तो अगर कोई प्रोविजंस कंप्लाई होते हैं और कोई भी ऑफिसर है, अब यहाँ ऑफिसर्स की बात हो रही है, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees, or with both। देखिए अब ये कहना क्या चाह रहा है, फाइन फिर से 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का फाइन, इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल जाना पड़ सकता है 1 साल के लिए। तो ये किस किस चीज़ की, किस किस कॉन्टेक्स्ट में, किस किस रेलेवेंस में बात हो रही है। देखिए सेक्शन 139 से सेक्शन 146 तक अगर कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं होता है तो कंपनी के ऊपर जो फाइन लगेगा, यानी कि कंपनी को अगर हम रेफर कर रहे हैं, यानी कि मेंबर्स को रेफर कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को रेफर कर रहे हैं, तो इन टोटलिटी कंपनी पे जो फाइन लगेगा दैट शैल नॉट बी लेस देन 25,000, यानी कि मिनिमम 25,000 का फाइन होगा जो एक्सटेंड करेगा 5 लाख रुपीज़ तक। और जो भी ऑफिसर होगा कंपनी का जो डिफ़ॉल्ट में होगा, यानी कि अगर मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, तो इन सब की बात करें, अगर की मैनेजरियल पर्सनल्स हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है 1 साल के लिए, या फिर उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है जो कि 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, यानी कि मिनिमम फाइन जो होगा वो 10,000 रुपीज़ होगा, जो कि एक्सटेंड कर सकता है 1 लाख तक। या फिर दोनों ही चीज़ें ले सकते हैं, ऑफिसर को जेल भी जाना पड़ सकता है 1 साल के लिए एंड उससे फाइन भी लिया जा सकता है। तो फाइन का ऑप्शन है, या फिर इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन है, या फिर दोनों ही एक्सरसाइज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रवेंशन है किस लेवल का है, कितना उसमें अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से पनिशमेंट कितनी देनी चाहिए, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है ये बोलता है कि अगर कोई ऑडिटर है, वो ऑडिटर के ऊपर है। अब ये पहले कंपनी और ऑफिसर के ऊपर था, अब ऑडिटर के ऊपर क्या फाइन इम्पोज किया गया है उस बारे में बात की है कि अगर कोई ऑडिटर कॉन्ट्रवीन कर रहा है सेक्शन 139 के प्रोविजंस को, सेक्शन 143, 144, 145 के प्रोविजंस को, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड, और इसके अलावा कौन से सेक्शंस इसमें कवर्ड है, तो इसमें जो ऑडिटर के ऊपर बेसिकली जो फाइन्स इम्पोज हुए हैं वो किस किस सेक्शन के रेलेवेंस में है, सेक्शन 139 यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फिर 143 भी कवर्ड है इसमें, 144 भी कवर्ड है, 145 भी कवर्ड है। तो ये कौन से सेक्शंस हैं, याद करिए जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने सेक्शन 143 में बेसिकली जो कवर किए थे वो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स कवर किए थे। 145 में ऑडिटर्स टू साइन ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड था, ठीक है। 144 था ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, जिसमें मैंने आपको एक लिस्ट इसमें दिखाई थी जिसमें बहुत सारी सर्विसेज का नाम लिखा था जो ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता है, बीइंग अ कंपनी ऑडिटर, कि वो साथ में वो सर्विसेज नहीं दे सकता है। तो 139 अपॉइंटमेंट, 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स, 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज एंड 145 है ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। तो ये कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसको लेके पनिशमेंट की बात करी है ऑडिटर के रेलेवेंस में। तो अगर ऑडिटर कोई प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर जो फाइन इम्पोज होगा वो 25,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा, मिनिमम 25,000 होगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ होगा, ठीक है। तो ये एक्सटेंड होगा 25,000 से 5 लाख, ठीक है, या फिर 4 टाइम्स रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब जो ऑडिटर का जो पे है, जो ऑडिट फीस है, जो सैलरी है, 4 टाइम्स विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी लेस होगा वो अमाउंट ऑडिटर से फाइन के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये भी लिखा है एक प्रोविजन, इसमें एक पैराग्राफ और एडेड है कि अगर ऑडिटर ने जानबूझ के कंपनी को डिसीव करने के लिए, कंपनी को धोखा देने के लिए शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज़ को
मिसलीड करने के लिए, गलत इंटेंशन से अगर प्रोविजंस फॉलो नहीं किए हैं तो उसको जेल हो सकती है 1 साल के लिए एंड उसके साथ फाइन भी इम्पोज होगा जो कि 50,000 रुपीज मिनिमम होगा, जो कि एक्सटेंड कर सकते हैं 25 लाख रुपीज तक, या फिर 8 टाइम्स द रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और कह सकते हो आप लोग सीरियस प्रोविजन है ऑडिटर के ऊपर। लेकिन ये तब इम्पोज होगा जब ऑडिटर ने गलत इंटेंशन से कंपनी के साथ गलत करने की कोशिश या शेयर होल्डर्स को का गलत एडवांटेज लेने की कोशिश की है। तो 1 ईयर का उसको जेल तो होगा ही, उसके साथ जो फाइन लगेगा वो एक्सटेंड होगा, वो शुरू होगा 50,000 से। 50,000 तो मिनिमम है जो कि एक्सटेंड हो सकता है 25 लाख तक, या फिर जो भी उसकी फी है उसका 8 टाइम्स। ठीक है, इसमें से जो भी लेस है, जो भी लेसर अमाउंट होगा वो उससे लिया जाएगा, बट उसे जेल भी होगी 1 साल के लिए। अब इसमें जो है देखिए, इसी में ही अभी हम क्योंकि ऑडिटर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम कंपनी और ऑफिसर की बात हम कर चुके हैं फर्स्ट पॉइंट पे, अभी हम सेकंड पॉइंट चल रहा है हमारा, तो हम ऑडिटर से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर ऑडिटर कन्विक्टेड है अंडर सबसेक्शन 2, यानी कि इस सबसेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, ऑडिटर ने कंप्लाई नहीं किए हैं इन प्रोविजंस को 139, 143, 144 एंड 145 इनमें से कोई भी, तो उसे अपना रेम्युनरेशन जितना भी उसने रिसीव किया है कंपनी से वो रिफंड करना होगा, वो रिफंड करना होगा। ये उसकी एक लाइबिलिटी हो जाएगी, वो लाइबल हो जाएगा रिफंड करने के लिए रेम्युनरेशन, एंड उसे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे किसे, कंपनी स्टैट्यूटरी बॉडीज को, अथॉरिटीज को, मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, जो भी जिस भी तरह का लॉस हुआ है उसकी वजह से, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स की वजह से, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की वजह से, जो भी उसने ऑडिट रिपोर्ट में गलत स्टेटमेंट्स इशू किए हैं, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके लिए उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा कंपनी को या जो भी अथॉरिटीज हैं, मेंबर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जितना भी लॉस अराइज हुआ है उसके लिए। तो रेम्युनरेशन तो रिफंड करना ही है, कॉम्पनसेशन भी पे करना है। ये दोनों चीज़ों के लिए ऑडिटर लायबल होगा, यानी कि उसे जेल जाना भी पड़ रहा है, फाइन भी उससे लिया जा रहा है, उसे रेम्युनरेशन भी पूरा पूरा वापस करना होगा, कॉम्पनसेशन भी पे करना होगा कंपनी को। उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात लिखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू कर सकता है, ठीक है, स्पेसिफाई कर सकता है स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई भी ऑफिसर, अथॉरिटी of an officer for ensuring prompt payment of damages to the company or the persons under clause 2 of subsection 3, and such body, authority or officer shall after payment of damages such company or persons file a report with central government in respect of making such damages। ये बेसिकली बात उस सेंस में करी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक अथॉरिटी स्पेसिफाई कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है किसी बॉडी को या किसी अथॉरिटी को कि डैमेजेस कलेक्ट किए जाएं किससे, ऑडिटर से, क्योंकि उसने प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन किया है, कंप्लाई नहीं किया है और उससे वैसे ही फाइन्स वगैरह वसूले जा रहे हैं और जेल भी हो रही है। तो डैमेजेस जो भी उसे पे करने होंगे तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अथॉरिटी अपॉइंट कर सकता है कि उसे डैमेजेस उससे रिकवर किए जाएं उस पर्टिकुलर ऑडिटर से, एंड जैसे ही वो रिकवरी होगी तो एक रिपोर्ट फाइल होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो भी डैमेजेस हैं वो रिकवर कर लिए गए हैं ऑडिटर से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली बात करी गई है, ठीक है। और इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये बोलता है, अगर ऑडिट कोई कंडक्ट हो रहा है, कोई ऑडिट फर्म कंडक्ट कर रही है ऑडिट, और ऐसा प्रूव हुआ है कि जो भी पार्टनर्स हैं ऑडिट फर्म के उन्होंने फ्रॉडलेंट मैनर में एक्ट किया है, फ्रॉड किया है, ठीक है, कंपनी के रिलेशन में या उनके डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स के रिस्पेक्ट में, तो जो भी लाइबिलिटी अराइज होगी सिविल या क्रिमिनल, ठीक है, इस एक्ट में और दूसरे लॉ में वो कैसे अराइज होगी, वो जॉइंटली एंड सिवियरली अराइज होगी, ठीक है।
ऑडिट फर्म की बात हो रही है, जैसे पूरी ऑडिट फर्म को ऑडिट असाइन हुआ है कंपनी का, उसमें अगर ये प्रूव हो रहा है कि पार्टनर्स ने गलत तरीके से एक्ट किया है, गलत रिपोर्ट्स दी हैं, फ्रॉड किया है कंपनी या उसके डायरेक्टर्स ऑफिसर्स के साथ, तो उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगेंगे, पनिशमेंट के सेक्शन जो एप्लीकेबल हैं अपने कंपनीज एक्ट के, वो तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस जो भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में प्रिस्क्राइब्ड है चार्जेस और जो भी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड डिटेल्स की अगर कोई कंप्लाइंसेस ना करो तो ये फाइन्स हैं, ये इम्प्रिजनमेंट्स हैं, तो उस सेंस में जो भी उन पे लाइबिलिटी अराइज होगी, क्योंकि वो लॉ तो लगेगा ही क्रिमिनल और सिविल जो भी है, लाइबिलिटी जो अराइज होगी वो सारे पार्टनर्स की इक्वली अराइज होगी। ये नहीं कि एक पार्टनर के ऊपर लाइबिलिटी आ रही है, सब पे नहीं आ रही है, बाकी पे नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं होगा। सब पे जॉइंटली ही लाइबिलिटी अराइज होगी और सब जॉइंटली ही बियर करेंगे उसे। ठीक, तो इसमें जो है यहाँ पे एक बोल्ड लाइंस में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी है ऑडिट फर्म की, ठीक है, यानी कि फाइन के अलावा कोई लाइबिलिटी है, जैसे इम्प्रिजनमेंट की हो गई, तो जो भी पार्टनर्स कंसर्न हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है वही लाइबल होंगे। यानी अगर ऑडिट फर्म, एक मैं समराइज्ड व्यू दूं इस पर्टिकुलर पॉइंट का, तो ये कहना चाह रहा है कि ऑडिट फर्म में जितने भी पार्टनर्स एक तो इन्वॉल्व है फ्रॉड में, कंपनी के साथ जिन्होंने फ्रॉड किया है डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स के साथ, तो उनकी लाइबिलिटीज जो अराइज होंगी वो एक साथ अराइज होंगी, जॉइंटली अराइज होंगी। फिर अगर सिर्फ क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करें तो क्रिमिनल लाइबिलिटी जो भी होगी ऑडिट फर्म की, यानी कि फाइन के अलावा, तो उसमें जो भी पार्टनर ने फ्रॉड किया है उसी के ऊपर अराइज होगी, बाकी पार्टनर्स के ऊपर अराइज नहीं होगी, वही पार्टनर लाइबल होगा। यहाँ पे देखिए डिफ्रेंसिएशन किया है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का, क्योंकि दोनों के अलग अलग प्रोविजंस हैं, दोनों के अलग अलग बेसिकली वो पनिशमेंट स्टेटेड हैं कि क्या पनिशमेंट्स होंगी, कितने फाइन्स होंगे, कितने, सबके अलग अलग कंडीशन वाइज फाइन्स प्रिस्क्राइब्ड हैं और उसके अलावा इम्प्रिजनमेंट को लेके बातें लिखी हुई हैं। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी की जब बात करेंगे ना, तो क्रिमिनल लॉ में ऑडिट फर्म की जहाँ लाइबिलिटी अराइज होगी तो उसमें सिर्फ उसी पार्टनर की अराइज होगी जिस पार्टनर ने मेनली फ्रॉड में एक्ट किया है कंपनी के साथ। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, जिसमें कंपनी की भी लाइबिलिटी, कंपनी के लिए भी पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, ऑफिसर्स के लिए भी एंड ऑडिटर्स के लिए भी अपने रेलेवेंट सेक्शंस में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आप डाउट फेस करें तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पे बाय द नेम सी ज्योति ट्यूटोरियल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, आप मुझे डाउट भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि किस हिसाब से क्लासेस कंडक्ट हो, कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने हैं मुझसे, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। बाकी आज की क्लास हमारी ओवर हो गई है और नॉन कंप्लाइंसेस वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, सेक्शन 147 यानी कि पनिशमेंट से रिलेटेड कंपनीज एक्ट में जो भी पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है वो हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास से फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।